देखो पांडे, तुम अच्छी तरह मुझे जानते हो। मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल भी करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। इस अरसे में तुम अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें मरना है या जिंदा रहना है। मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी मगर उसके सीने से नहीं हटा। अचानक मुझे उर्मिला का ख्याल आया। वो न जाने किस वक्त कमरे से निकल गई थी। एकदम मुझे खतरे का एहसास हुआ मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। कोई सर्द आवाज में बोला, हैंड्स अप। बस महाराज, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हाथ सर पर रखो और खड़े हो जाओ। मैंने दोनों हाथ सर पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। दरवाजे के पास अधेड़ उम्र और मजबूत तनोतोष का एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसके साथ ही अधेड़ उम्र की एक औरत के साथ उर्मिला खड़ी थी। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो शख्स मोहन है। मौका पाते ही उर्मिला अपने बाप को बुला लाई थी। विनोद पांडे पागलों की तरह हंसने लगा। बोला, बेचारा कामरान, इसने पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा किया। न जाने कितनी बार मौत की आंखों में आंखें डाली हैं, कितने लोगों को कत्ल किया है मगर हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसने झुककर मेरा रिवॉल्वर उठा लिया और बोला, वैसे उसूल तो ये कहता है कि अब हम दोनों में से किसी एक को मर जाना चाहिए। अब तुम खाली हाथ हो और मेरे हाथ में रिवॉल्वर है तो जाहिर है तुम्हें मरना ही होगा। उसने रिवॉल्वर एकदम मुझ पर तान लिया। वो बोला, मैं खुद भी इस आंख मचोली से तंग आ गया हूँ। मोहन चीख कर बोला, नहीं मिस्टर मेहरा, कानून को हाथ में मत लें, इसे पुलिस के हवाले कर दें। विनोद पांडे झल्ला कर बोला, आप समझते नहीं हैं इंस्पेक्टर मोहन, ये हरामजादा जब तक जिंदा रहेगा मुझे खुलकर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन पूरी कुव्वत से चीखा, मेरे घर में ये गैर कानूनी हरकत नहीं होगी। विनोद पांडे ने चौंक कर मोहन की तरफ देखा। बस वही लम्हा था जब वो मेरी तरफ से गाफिल हुआ। मैंने बिजली की सी फुर्ती से उछलकर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर जोरदार किक मारी और साथ ही घूमकर जोरदार राउंड किक मारी। फिर इससे पहले कि वो संभलता मैंने उसे मोहन पर धकेल दिया। वो दोनों उलझे हुए फर्श पर गिरे। अचानक एक फायर हुआ। गोली मेरे कान के पास से गुजरती हुई दीवार में पेवस्त हो गई। कोई लड़की चीख कर बोली, हैंड्स अप। वो रिवॉल्वर ताने हुए कमरे में आ गई थी। वो उर्मिला से मुशाबे थी और यकीनी तौर पर उसकी बहन थी। अगर उसका निशाना अच्छा होता तो मेरी खोपड़ी के परखचे उड़ जाते। वो डपट कर बोली, अपनी जगह से हरकत मत करना महाराज, वरना मेरा निशाना इतना खराब भी नहीं है। विनोद पांडे जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और दोबारा फर्श पर गिरा हुआ रिवॉल्वर उठाते हुए लड़की से बोला, थैंक यू बेबी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं कामरान का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसे जितना जीना था जी लिया। उसने एक मर्तबा फिर मुझ पर रिवॉल्वर तान लिया। उर्मिला की माँ बड़बड़ा कर बोली, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। विनोद पांडे हंस कर बोला, और इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये मुझे पागल कर देगा। तभी दरवाजे के पास से एक गरजदार आवाज सुनाई दी, हैंड्स अप। कोई अपनी जगह से हरकत न करे। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा क्योंकि वो तैमूर की आवाज थी। वो बहुत मुनासिब मौके पर आया था। मैं फुर्ती से फर्श पर गिर गया। उसी वक्त जोरदार धमाका हुआ और गोली दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने विनोद पांडे को रिवॉल्वर सीधा करते देख लिया था, वरना उसकी चलाई हुई गोली मेरे सीने में पेवस्त हो जाती। जवाबी तौर पर तैमूर ने फायर किया मगर गोली उचट गई। मेरा ख्याल था कि तैमूर ने जानबूझकर गलत निशाना लिया है। वो विनोद पांडे को मारना नहीं चाहता था। विनोद पांडे भी फुर्ती से जमीन पर गिर गया। उसने एकदम बल्ब पर फायर कर दिया। वहां एकदम अंधेरा छा गया। मैं विनोद पांडे की तरफ झपटा मगर वो जैसे उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर तैमूर ने चीख कर कहा, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। फिर लगातार 2 फायर हुए। मैं झपट कर बाहर निकल आया और जल्दी से कहा, ये मैं हूं तैमूर, फायर मत करना। ये कहते हुए मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर ठंडा सांस लेकर बोला, अब यहां से निकल चलो। फायरिंग की आवाज सुनकर किसी मोहल्ले वाले ने पुलिस को फोन कर दिया होगा और पुलिस आने ही वाली होगी। तैमूर बोला, मगर वो? मैंने शिकस्त खूरदा लहजे में कहा। वो निकल गया। तैमूर ने कहा, आओ फिर चलें। हम दोनों छिपकली की तरह रेंगते हुए बाहर निकले। इस बात का भी इम्कान था कि विनोद कहीं घात लगाए बैठा हो और मुझे देखते ही गोली मार दे। हम लोग जूं ही गली के सिरे पर पहुंचे, दूसरी तरफ से पुलिस की जीप गली में दाखिल हुई। हम तेजी से वहां से निकल गए। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, ग्लोरिया ने कहा। मैं घर पहुंचने के बाद ग्लोरिया और कांता को बता चुका था कि शिकार हमारे हाथ से निकल गया। कांता बगैर कहे कॉफी बना लाई थी और उस वक्त मैं और तैमूर कॉफी पीकर थकन उतार रहे थे। मैंने मुट्ठियां भींच कर कहा, मगर मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जमीन की तह में से खोद कर निकाल लूंगा। तैमूर ने कहा, इस कमबख्त का तो कोई सुराग भी नहीं है, वो कहीं ये मुल्क ही न छोड़ दे। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, वो जहां जाएगा मैं साई की तरह उसका पीछा करूंगा। ये और बात है कि वो तंग आकर दुनिया ही छोड़ दे। तैमूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा, वो जो डीसीपी हमने पकड़ा है मुमकिन है उससे कोई क्लू मिल जाए। मुमकिन है उसके पास विनोद पांडे के बारे में कोई इत्तला हो। पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड तो जरूर होगा। ग्लोरिया बोली, ठीक है, सुबह उससे भी कुरेद लेंगे। मैंने कहा, सुबह होने में अभी देर है।
इस अरसे में तो विनोद पांडे कहीं से कहीं पहुंच सकता है। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और तैमूर को पीछे आने का इशारा किया। कांता ने कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी तो देखूं कि आप लोग पूछगिछ कैसे करते हैं। मैंने ग्लोरिया से कहा, ये सरदार जी कहाँ चले गए हैं? बोली, सरदार जी की तबीयत ठीक नहीं थी, कोई टैबलेट लेकर अभी सोने के लिए लेटे हैं। मैंने कहा, हम लोग तहखाने में जा रहे हैं, तुम यहाँ का ख्याल रखना। उसका जवाब सुने बगैर मैं तहखाने की तरफ बढ़ गया। डीसीपी सो रहा था, मगर आहट सुनकर बेदार हो गया। कमरे में नाइट बल्ब रोशन था। तैमूर ने आगे बढ़कर ट्यूबलाइट्स ऑन कर दी। डीसीपी पलकें झपकाने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, विनोद पांडे हमारे हाथ से निकल गया है, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? वो बोला, तुम तो मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो, मैं भला क्या बता सकता हूँ। मैंने कहा, मेरी मालूमात गलत भी तो हो सकती हैं, फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो कुछ सोचकर बोला, विनोद पांडे की तफसीलात तो मेरे पास भी नहीं है, ये हो सकता है कि उसका रिकॉर्ड किसी और नाम से हमारे पास हो। मैंने कहा, हाँ ये हो सकता है, वो हर कदम पर तो अपना नाम बदल लेता है। फिर मैंने चौंक कर कहा, उसकी कई तस्वीरें हैं मेरे पास, हो सकता है वो तस्वीरें देखकर तुम उसे शनाख्त कर लो। वो बोला, हाँ ये हो सकता है। मैंने जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला और उसमें से विनोद पांडे की तस्वीर निकालकर डीसीपी को दे दी। पहली तस्वीर देखते ही वो चौंक उठा और बेख्तियार बोला, ये तो हरिया है। मैंने पूछा, कौन हरिया? डीसीपी ने कहा, बंबई बैंक डकैती का सरगना। इसके तीनों साथी पकड़े गए थे, मगर ये हाथ नहीं आया था। सारी रकम भी इसी के पास थी। फिर दिल्ली के सराफा बाजार में जो डकैती हुई थी वो भी इसी ने की थी। इसके क्रेडिट पर 9 से ज्यादा कत्ल और बेशुमार डाके हैं। फिर ये काफी अरसे के लिए गायब हो गया। मालूम हुआ कि पाकिस्तान में है। वहां इसने 2-4 ऐसे काम किए कि हुकूमत ने इसे रॉ में रख लिया, मगर ये वहां 2 माह से ज्यादा नहीं टिक सका और रॉ को भी डबल क्रॉस कर गया। मैंने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ, इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। डीसीपी बोला, ये दिल्ली के नजदीक एक गांव का रहने वाला है। दुनिया में माँ, बहन और मामू के अलावा इसका कोई रिश्तेदार नहीं। अभी तक शादी भी नहीं की इसने कई बरस यूरोप और अमेरिका में गुजारे हैं। वहीं इसने ब्लैक बेल्ट हासिल की है। इसका निशाना बहुत जबरदस्त है। और कुछ? मैंने कहा, इसकी माँ और बहन गांव में क्यों रहती हैं? वो बोला, गांव में इसकी जमीनें हैं, उनकी देखभाल इसके मामू करते हैं। फिर हरिया कई दिन, कई हफ्तों तक घर से गायब रहता है। गांव में तो मामू इसकी माँ और बहन का ख्याल रखते हैं, शहर में कौन ख्याल रखेगा? मैंने पूछा, इसके गांव का नाम क्या है? उसने कहा, शांतिपुर। मैंने कहा, थैंक यू डीसीपी साहब, अगर आप यूं ही हमसे कोऑपरेट करते रहे तो हमारी तरफ से भी आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने हंसकर कहा, विश यू गुड लक एंड गुड नाइट, और मैं तहखाने से बाहर आ गया। तैमूर और कांता भी मेरे पीछे पीछे बाहर निकल आए। मैंने तैमूर से कहा, चलने की तैयारी करो, हमें अभी निकलना होगा। तैमूर ने सर से पांव तक अपना जायजा लेते हुए कहा, मुझे भला क्या तैयारी करना है, लेकिन अगर हम सुबह निकलते तो ज्यादा मुनासिब होता। इस वक्त निकलने का फायदा भी क्या होगा? ग्लोरिया और कांता एक ही कमरे में थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कांता ने दरवाजा खोला। ग्लोरिया सोने की तैयारी कर रही थी। मैंने कांता से पूछा, तुमने ग्लोरिया को बता दिया कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं? वो बोली, मैं अभी आई थी कमरे में, मुझे ग्लोरिया से बात करने का मौका ही नहीं मिला। आवाज सुनकर ग्लोरिया भी वहीं आ गई। बोली, क्या प्रॉब्लम है? मैंने हंसकर कहा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। कांता ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कहा, नहीं कांता, हम वहां सैरो तफरी के लिए नहीं जा रहे। कांता ने जिद्दी बच्चों की तरह कहा, कुछ भी हो मैं साथ चलूंगी। मैंने तैमूर से पंजाबी में कहा, यार ये लड़की तो जान को आ गई है। कांता मुंह बनाकर बोली, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि सिवाय कांता के मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। ग्लोरिया ने पूछा, क्या बात हो रही है? क्योंकि बातचीत उर्दू में थी। मैंने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, एक तो तर्जुमा कर करके मैं खर्च हो जाऊंगा। तैमूर ने तजवीज पेश की, ऐसा करो ग्लोरिया और कांता दोनों को साथ ले लो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बल्कि साथ लेना भी क्या, इन्हीं दोनों को जाने दो। ग्लोरिया चहक कर बोली, मैं देख रही हूं कि जब से तुम यहाँ आए हो खुद को न जाने क्या समझने लगे हो। मुझे चैलेंज मत करो वरना मैं अकेली भी चली जाऊंगी। मैंने झुंझलाकर कहा, अरे मैं चैलेंज कब कर रहा हूँ, मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। अब मैं वहां तफरी करने तो नहीं जा रहा कि ये मौसूफा भी बच्चों की तरह जाने की जिद करने लगे। परेशानियां पहले क्या कम हैं कि मैं इन बखेड़ों में उलझा रहूं। फिर मैंने तैमूर से कहा, ऐसा करो तुम चले जाओ विनोद पांडे के गाँव, मैं पहले केके से निपटूंगा और कांता को वहां छोड़ने के बाद कोई दूसरा काम करूंगा। कांता गुलूगीर लहजे में बोली, मैं तुम्हारे लिए ऐसा बोझ बन गई हूं तो चली जाती हूं यहां से। मैं भिन्नाकर उसकी तरफ पलटा और सर्द लहजे में कहा, देखो कांता, मैंने बाबा से एक वादा किया था कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुशामद करके तुम्हारी हिफाजत करूं। तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, तुम न तो बच्ची हो न पागल, जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करोगी। उस सूरत में अपने वादे पर कायम रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कांता हैरत से मुझे देखती रही। मैं रोज रोज की इस झकझक से तंग आ गया था। कांता ने इससे पहले तो मेरा ये रूप देखा ही नहीं था। वो चंद लम्हे टिकटिकी बांधे मुझे घूरती रही,
फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया। ग्लोरिया बिफर कर बोली, कामरान, तुम्हें कांता से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। इसकी तौहीन करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मेरी खोपड़ी एकदम उलट गई। मैं चीख कर बोला, ग्लोरिया, मैं यहाँ ताजमहल देखने या शिमला की सैर करने नहीं आया था। मेरी जिंदगी का एक एक पल मौत के साए में गुजर रहा है। मैं ये फजूलियात अफोर्ड नहीं कर सकता। अब किसी ऐसे ऑपरेशन पे जहां जान जाने का खतरा हो, मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ? इसकी खोपड़ी में तो अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। मगर तुम तो समझदार हो, इसे समझा नहीं सकती। कांता ने रोते रोते सर उठाया। उसकी आंखों में हसरत, यास, गुस्सा सभी कुछ था। वो चंद लम्हे मुझे तकती रही, फिर खुद कलामी के अंदाज में बोली, ठीक है, मैं आज ही चाचा के पास चली जाऊंगी, फिर वो मेरे साथ जैसा भी सलूक करें। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो उठी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद तैमूर ने तवील सांस लेकर कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं फिर भिन्ना गया। कहा, अरे यार, तो क्या करूं? इसे सर पर बिठाऊं या सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके नाज नखरे उठाता रहूं? ग्लोरिया बोली, ये तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? मैंने कहा, मैं चिड़चिड़ा क्यों हो रहा हूं? इसलिए कि फजूलियात में जाया करने को वक्त नहीं है मेरे पास। अब यही देख लो कि हम कोई काम की बात करने के बजाय कांता डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये जो 1000 मील सफर किया है वो किसी हसीना के लिए नहीं तय किया। मेरे लिए विनोद पांडे और वो दस्तावेजात ज्यादा अहम हैं। ग्लोरिया भी बिफर गई। बोली, तो हमें क्या सुना रहे हो? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने और तैमूर ने? क्या हमें किसी विनोद पांडे की तलाश थी? हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मगर तुम इन बातों को क्या जानो? तुम तो बेहिस हो चुके हो। तुम्हारे जज्बात मुर्दा हो चुके हैं। हथियारों से खेलते खेलते तुम गोश्त पोस्त के इंसान नहीं रहे। तैमूर हंसकर बोला, अरे अरे ग्लोरिया, तुम ऐसी बातें कब से करने लगी? मैंने भी हंसकर कहा, इसे बोलने दो तैमूर, इसके दिल की भड़ास भी निकल जाए तो अच्छा है। अचानक कमरे से कांता निकली तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसके हाथ में बाबा वाला बक्स था और कंधे से एक बैग लटक रहा था। ग्लोरिया जल्दी से खड़ी हो गई। बोली, कांता, कहाँ जा रही हो तुम? कांता ने सिसकी लेकर कहा, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। मैंने कहा, अच्छा, खत्म करो ये। ग्लोरिया बोली, कहीं नहीं जाओगी तुम। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से बक्स और बैग ले लिया। तैमूर ने कहा, कामरान, तुमने मेरी बात तो पूरी सुनी ही नहीं। मैं कह रहा था कि हम कांता और ग्लोरिया दोनों को साथ ले चलते हैं। ये लोग अपनी हिफाजत खुद कर सकती हैं, हम पर किसी किस्म का बोझ नहीं बनेगी। फिर बोला, मेरा ख्याल है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलें। उस वक्त तक सूरत हाल कुछ वाजे हो जाएगी। यूं भी रात में हम लोग कहीं भटक सकते हैं। मैंने कहा, चलो यूं ही सही। दूसरे दिन तैमूर गाड़ी का बंदोबस्त करने चला गया, क्योंकि सरदार जी की गाड़ी ठीक नहीं थी। यूं हम दूसरे दिन ही शाम तक वहां से निकल सके। गाड़ी तेज रफ्तारी से उड़ती जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर ग्लोरिया थी, उसके साथ तैमूर बैठा हुआ था। वही उसे रास्ता बता रहा था। मैं और कांता अकबी नशिस्त पर थे। वो मुझसे कुछ खिंची खिंची सी थी। मैंने भी बात नहीं की। मेरे जहन पर तो उस वक्त विनोद पांडे सवार था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वो जरूर अपने गांव ही गया होगा। मेरा अंदाजा था कि हम सुबह 7 या 8 बजे के दरमियान शांतिपुर पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने ग्लोरिया से ड्राइविंग करने को कहा था कि वो बहुत जबरदस्त ड्राइवर थी और गाड़ी को इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ाने के बावजूद अपने कंट्रोल में रखती थी। मैं खुद ड्राइविंग करने के मूड में नहीं था। मैंने ग्लोरिया से ड्राइविंग करने को कहा था। मैंने ग्लोरिया से कहा था कि थक जाओ तो स्टीयरिंग तैमूर के हवाले कर देना। रवानगी से पहले मैंने सरदार जी को अच्छी तरह समझा दिया था कि कैदी को किसी भी कीमत पर न छोड़ें और इसके खाने पीने का ध्यान रखें। फिर शायद तैमूर को ऊँग आ गई। कांता भी सो रही थी। अचानक ग्लोरिया ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के पहिए स्क्रीच करते हुए रुके। झटके के बाद तैमूर का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। मैं और कांता आगे वाली सीटों से टकराए, मगर कोई खास चोट नहीं आई। मैंने पूछा, क्या बात है ग्लोरिया? बोली, रोड के एन दरमियान में कोई शख्स पड़ा हुआ है, न जाने जिंदा है या मर गया। तैमूर जल्दी से बोला, गाड़ी को रिवर्स करो। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदही कर रही है। ग्लोरिया ने पीछे नजर दौड़ाई। सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। उसने फुर्ती से रिवर्स गियर लगाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। वो गाड़ी को रिवर्स गियर में भी यूं दौड़ा रही थी जैसे रिवर्स गियर में ड्राइविंग का मुकाबला हो रहा हो। गाड़ी को रिवर्स गियर में तकरीबन 2 फरलांग तक दौड़ाने के बाद ग्लोरिया ने ब्रेक लगा दिया। फिर ग्लोरिया ने बर्क रफ्तारी से यू टर्न लिया और गाड़ी को वहशियाना अंदाज में दौड़ाने लगी। मैंने घूम कर देखा, मगर रोड पर मुझे कोई लाश या जख्मी नजर नहीं आया। किसी भी जरूरत के तहत मैंने एक ताकतवर दूरबीन भी ले ली थी। वो दूरबीन गाड़ी की सीट पर ही पड़ी हुई थी। मैंने दूरबीन से रोड का जायजा लिया तो मुझे सब कुछ वाज़े दिखाई दे रहा था। वो शख्स अभी तक सड़क पर तस्वीरें हैरत बना पड़ा था। फिर उस शख्स को उठते देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। अचानक मैंने जंगल की जानिब से एक जीप को सड़क पर नमूदार होते देखा। मैंने घबराकर आंखों से दूरबीन हटा दी। वो जीप बहुत फासले पर थी, मगर गोली किसी रफ्तार से हमारी तरफ आ रही थी। दरमियानी फासला बहुत तेजी से घट रहा था। मैंने एक मरतबा फिर दूरबीन आंखों से लगाई
मुझे जीप में बैठे हुए लोग भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि उस वक्त अंधेरा था, मगर उनके हयूलों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि उनके सरों पर पगड़ियां थीं और शानों से राइफलें लटक रही थीं। अचानक हल्का सा एक धमाका हुआ और गाड़ी लड़खड़ाने लगी। ग्लोरिया ने मुंह ही मुंह में कुछ कहा और गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। तैमूर और ग्लोरिया के हाथों में भी मुझे रिवॉल्वर नजर आए। जीप बहुत तेजी से हमारे नजदीक आ रही थी, फिर वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक आकर रुक गई। अब अंधेरे के बावजूद मुझे साफ दिखाई दे रहा था। जीप से खौफनाक चेहरे वाला एक आदमी नीचे उतरा। उसने धोती और लंबा कुर्ता पहन रखा था। दाढ़ी मूछें झाड़ झंकार की तरह बड़ी हुई थी। उसके हाथ में खासी ताकतवर टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में मुझे उसका भयानक चेहरा नजर आ रहा था। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों से वहशत सी टपक रही थी। वो लंबा तड़ंगा और मजबूत हाथ पैरों का मालिक था। उसने डपट कर कहा, बाहर निकलो तुम सब। उसके अंदाजे तखातुब पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं बिफर कर बाहर निकल आया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर तहकीर आमेज लहजे में कहा, क्या बात है पहलवान? वो डपट कर बोला, अबे ये खिलौना जेब में रख ले। मैंने भी सख्त लहजे में कहा, हमारा पीछा करने का मकसद बताओ। बोला, अबे हमसे जबान लड़ाता है, हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करता है। ये कहकर उसने उल्टा हाथ घुमा दिया। मैंने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया और जहरीले लहजे में कहा, अपने हाथों को काबू में रखो, वरना दोबारा मैं सिर्फ पकड़ूंगा नहीं बल्कि तोड़ दूंगा। फौरन कई राइफलों के लोड होने की आवाज आई। उसके साथियों ने राइफलें मुझ पर तान ली थीं। खौफनाक चेहरे वाले ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया, फिर हंसकर बोला, यार लड़का तू जीदार दिखाई पड़ता है, शायद मुझे जानता नहीं है। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, बड़ा जोर है तुझमें, मेरा हाथ पकड़ा तूने। मैंने हाथ पकड़ा तो जीवन भर के लिए टुंडा हो जाएगा। अचानक कांता गाड़ी से बाहर निकल आई और चीख कर बोली, जग्गू काका। उसने हैरत से कांता को देखा, फिर चीख कर बोला, कांता तू कहाँ चली गई थी बेटा? मैं समझ गया कि ये वही जग्गू डाकू है जो बाबा की मदद करता था। उसे देखकर कांता रोने लगी। वो बोला, रोती क्यों है बेटा? फिर वो चौंक कर मुझसे बोला, इस लड़की को कहाँ से उठाकर लाए हो बाबू साहब? कांता बोली, जग्गू काका ये कामरान है। उसने टॉर्च की रोशनी बराह रास्त मेरे चेहरे पर डाली। बोला, अच्छा तुम हो कामरान? मेरी आंखें चुंधिया गईं। फिर जग्गू कुछ सोच कर बोला, धर्मू तुम लोग इस गाड़ी का टायर बदल कर लाओ, हम वापस जा रहे हैं। जग्गू मुझसे मुखातिब हुआ, आओ कामरान मेरे साथ आओ, मैं तो बहुत दिन से तुम्हारी तलाश में था, तुमसे मिलना चाहता था। मैंने कहा, मैं जरूर साथ चलता जग्गू, मगर इस वक्त बहुत जरूरी काम है, शांतिपुर जा रहा हूँ। जग्गू ने पुरख्याल अंदाज में कहा, शांतिपुर? वो गांव यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है। मैंने कहा, मगर मैंने तो सुना है कि वो गांव यहाँ से काफी दूर है। जग्गू ने कहा, तुमने सरकारी नक्शा देखा होगा, सड़क के रास्ते वाकई दिल्ली यहाँ से काफी दूर है। नया आदमी पहले दिल्ली जाता है, फिर वहां से देहात की तरफ निकलता है। ये शॉर्टकट सिर्फ यहीं के लोग जानते हैं। अगर यहाँ से खेतों खेतों निकल जाओ तो पैदल 2 घंटे के अंदर वहां पहुंच सकते हैं। मैंने सर झटक कर कहा, यह चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बोला, यूं समझो कि इस वक्त हम घोड़े की नाल के एक सिरे पर खड़े हैं। नाल के ऊपर वाले हिस्से में दिल्ली है और दूसरे सिरे पर शांतिपुर। अगर ये पूरा फासला तय किया जाए तो गाड़ी में भी कम से कम 5 घंटे लगेंगे। अब अगर हम नाल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर चले जाएं तो बहुत कम वक्त लगेगा। बस बीच का रास्ता हमें पैदल, घोड़े या जीप के जरिए तय करना होगा। फिर वो मुस्कुराकर बोला, अपने दोस्तों को भी बुला लो, बाकी बातें हम घर जाकर करेंगे।